Yes. Okay. So let us start the chapter magnetism in today's lecture. So जैसा कि लास्ट 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में अपने थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैग्नेटिज्म के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि देर आर सम सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज मैग्नेट्स। मैग्नेट्स जिनको कहा जाता है, उनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो वो एक किसी भी आयरन सब्सटेंस को, आयरन वाले सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट को अगर हम सपोज नजदीक लाते हैं तो उसमें कैसा होता है कि अगर दो हर एक मैग्नेट के अंदर पोल्स होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं साउथ पोल और दूसरे को बोला जाता है नॉर्थ पोल। अभी ऑब्वियसली ये पोल्स जो है, पोल का जो कंसेप्ट है वो हमने हमारे रेफरेंस के लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर सपोज किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्री सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीली अगर उसको छोड़ देते हैं, एक धागा बांध के, बीच में धागा बांध के अगर उसको हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अगर लटका देते हैं तो पता चलता है कि वो मैग्नेट हमेशा थोड़ा ऑसिलेट करने के बाद वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन जस्ट गिव द नेम्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल टू द मैग्नेट्स, because we have already given the names North Pole and South Pole to the Earth itself. तो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के हिसाब से मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिसाइड किया जाता है। और जो मैग्नेट का जो पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है, उसको हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोलते हैं। और मैग्नेट का जो पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है तो उसको हम मैग्नेट का साउथ पोल बोल देते हैं। तो इस तरह से हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स हुआ करते हैं, जो कि जिसको हम मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। तो उसमें से दो अपोजिट पोलरिटी के वो होते हैं और वो दोनों को हम नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल बोलते हैं। और ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं और हमने बचपन से ये देखा है कि व्हेनेवर द टू लाइक पोल्स आर जस्ट ब्रॉट नियर टू ईच अदर, तो जब हम दोनों लाइक पोल्स जब नजदीक लेके आते हैं तो पता चलता है कि देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू like poles. But when the opposite poles, unlike poles, are brought near each other, they just attract each other. There is a force of attraction between the unlike poles. मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को रिपेल करता है। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट जो है हमने ऑलरेडी देखे हैं। इवन उसमें भी कई सारी बातें हमको समझने जैसी है यहाँ पे। लेट अस सी इन द बोर्ड। यस, सो see here, suppose that this is a magnet. ओके, ये मैग्नेट है सपोज। इसमें यहाँ पे दो पॉइंट्स अंदर ही होते हैं। ठीक है, इस मैग्नेट के अंदर दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो दे अपियर्स टू बी द सेंटर ऑफ मैग्नेटिज्म। द मैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम दोज टू पॉइंट्स एक्चुअली। तो ऐसे ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं आराम से। सो इसमें से एक जो पॉइंट है, जो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम बोल देंगे साउथ पोल सपोज, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है तो उसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ पोल। अभी जैसा हमको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है ऐसा कि जो मैग्नेट्स के अंदर जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पे सरफेस पे होते हैं या थोड़ा अंदर होते हैं। तो देखा जाता है कि सरफेस पे नहीं होते हैं। कई लोगों को लगता है या कई बच्चों को लगता है कि वो सरफेस पे हुआ करते हैं, but it is not true actually. The magnetic poles are situated somewhat distance inside. ठीक है, एक थोड़ा डिस्टेंस अंदर ये लोकेटेड होते हैं, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो एंड पॉइंट है और यहाँ पे वो साउथ पोल दिख रहा है हमको। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे भी इस तरफ भी अगर देखो तो ये वाला एंड पॉइंट है, बट नॉर्थ पोल इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट हियर। दैट मीन्स दे आर जस्ट सम डिस्टेंस इनसाइड। ओके, तो ये हम देख सकते हैं आराम से। और एक्चुअली जब हम मैग्नेटिक लेंथ की बात करते हैं, मैग्नेटिक लेंथ इज नॉट द सेम एज द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अभी अगर ज्योमेट्रिक लेंथ की बात करते हैं तो ये हमको मिलता है कि ये सपोज यहाँ से
लेकिन अगर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये लेंथ अगर हम फिजिकली मेजर करेंगे तो उसको फिजिकल लेंथ या ज्योमेट्रिक लेंथ हम बोल सकते हैं, ठीक है, मैग्नेट का। लेकिन ये जो साउथ पोल जहाँ पे लोकेटेड है, देखो ठीक से, ये पॉइंट जहाँ पे साउथ पोल लोकेटेड है एक्चुअली, और नॉर्थ पोल जहाँ पे लोकेटेड है, तो इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। दिस डिस्टेंस विल एक्चुअली बी कॉल्ड एज द magnetic length of the magnet, remember, and this magnetic length is going to be always less than the geometric length. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। This is called as the magnetic length, okay, and this will be called as the geometric length, okay, geometric length। अभी इन दोनों के बीच में भी कुछ फिक्स रिलेशनशिप है क्या? क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? तो हम ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ये उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसको याद रखना है अच्छी तरह से। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। सो ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज 5/6 टाइम्स ऑफ द ज्योमेट्रिक लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज वी हैव अ मैग्नेट, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, और उसका जो लेंथ है, ज्योमेट्रिक लेंथ, अगर मान लो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, इमेजिन करो द लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर हियर। ओके, अगर इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, कैन यू फाइंड आउट व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट? So according to this equation, we can just get that magnetic length of this magnet will actually be 5/6 times of the geometric length, where geometric length is already 6 here. So that we can just get that this 6 will get cancelled and we'll be left with magnetic length to be simply 5 centimeter here. That means the magnetic length is just 5 centimeter, whereas the geometric length is already 6 centimeter. तो मतलब ये 6 सेंटीमीटर लंबा मैग्नेट है, लेकिन यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो थोड़ा अंदर लोकेटेड है। और कितना अंदर लोकेटेड है? तो इतना अंदर लोकेटेड है, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 5 सेंटीमीटर ही बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अभी अगर इनके बीच में डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर के बराबर होना है, तो उसके लिए जरूर यहाँ से दोनों तरफ से डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ेगा जरूर। So the poles will be located at the distance 0.5 centimeter from each of the end points, like this here. Okay, so 0.5 centimeter अंदर ये poles located होंगे, याद रखो ठीक से। And at the same time, if we have another magnet whose geometric length is 12 centimeter, suppose अगर इस magnet का geometric length अगर 12 centimeter है, can you find its magnetic length? Yes, we can find out it easily. Just use this formula, magnetic length equal to 5/6 of geometric length. So अगर geometric length के बदले हमने यहाँ पे 12 डाल दिया, तो उस केस में यहाँ पे 6 1s and 6 2s, so 5 2s becomes 10. So it will be 10 will be the geometric length, magnetic length actually. Okay, तो magnetic length अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि मैग्नेट पोल्स कहाँ पे है? साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, और जो कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर अंदर फंसा हुआ रहेगा। ये देखो ठीक से, दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर हमको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो 1 1 + 1 2 बनता है, और वो 2 सेंटीमीटर 12 में से अगर कम कर देंगे तब जाके हमको ये 10 सेंटीमीटर मिलता है, जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोल सकते हैं। सिमिलरली, इफ वी हैव अ मैग्नेट ऑफ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, 24 सेंटीमीटर लंबा अगर मैग्नेट है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा? मैग्नेटिक लेंथ विल बी जस्ट 20 सेंटीमीटर ओनली। एंड 20 सेंटीमीटर मैग्नेटिक लेंथ बनने के लिए दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर अंदर मैग्नेटिक पोल्स को रहना पड़ेगा। तो ये बेसिक बात हमको यहाँ पे समझनी है कि मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट सिचुएटेड जस्ट एट द एंड पॉइंट्स, बट दे आर सिचुएटेड समवॉट इनसाइड, some distance inside, and that distance can also be found out using the relationship between magnetic length and geometric length, which is simply magnetic length is always equal to 5/6 times of geometric length. Okay, अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट हमको इंट्रोड्यूस करना होता है, जो कि साउथ पोल कितना स्ट्रांग है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ दिस साउथ पोल टू अट्रैक्ट अनदर नॉर्थ पोल और रिपेल अनदर साउथ पोल।
that is actually called as the pole strength of that magnet, and it is always denoted by small m here, and it is always measured in terms of ampere meter. तो यार that is the unit of pole strength, and the south pole का जो pole strength है वो generally negative consider किया जाता है, और north pole का pole strength हमेशा positive consider किया जाता है. In the same way as we can consider the charges, जैसे हमने charges के बारे में consider किया था, the charges are of two types, one is negative and the other one is positive. The same thing we can just do it here. तो यहाँ पे negative charge जो होता है, तो उसमें भी हम जानते हैं कि दो इक्वल like charges always repel each other and unlike charges always attract each other. The same thing happens in this case also, here in case of magnetism, that the like poles, अब यहाँ पे सिर्फ charges के बदले क्या आएगा, poles आएगा. charges को हम q से डिनोट करते हैं, तो ये सपोज माइनस q और प्लस q, इस तरह से चार्ज को डिनोट किया जाता है. एंड चार्ज इज द एबिलिटी in the body to attract or repel another similar body, right? So in the same way here also, the pole strength is the ability of a single pole to attract or another similar pole. ठीक है, तो इस तरह से एक पोल का ability to attract or repel another pole will actually be called as the pole strength, and this pole strength is actually denoted by small m, and also it is measured in ampere meter. ये बात याद रखो ठीक से. ठीक है, अभी इससे हम आगे जाते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे दो मैग्नेट्स, दो पोल्स यहाँ पे रख देते हैं. यस, पोल स्ट्रेंथ के बारे में तो हमको पता चल गया. अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी बात हमको समझनी है कि ये जो पोल्स है इनके बारे में एक कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म कहलाता है. You must have heard about the Coulomb's law in electrostatics. If suppose there are two charges, okay, Q1 and Q2, suppose, which are separated by some distance r in the space. Suppose this is charge Q1 and this is the charge Q2, and suppose these two charges are just separated from each other by distance r in the space. Then the Coulomb's law in electrostatics actually tells us simply that the force of attraction or repulsion between these two charges is always directly proportional to the product of magnitudes of the two charges, and also it is inversely proportional to the square of distance between these two charges. That means जितना ये charges हम दूर लेके जाएंगे तो force कम हो जाएगा, और जितना इन charges को हम नजदीक लेके आते हैं तो force बढ़ेगा. और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स तो बढ़ेगा ही, वो तो कॉमन सेंस है, वो हम समझ सकते हैं. एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हियर इज जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. रिमेंबर, सो हियर फोर्स F कैन बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, here it is Q1 Q2 upon R square, where epsilon naught is going to be the permittivity of this free space. ठीक है, इस मीडियम का जो परमिटिविटी होता है या फ्री स्पेस का, वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है, उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम टू अलाउ द टू चार्जेस टू इंटरेक्ट बिटवीन देम. तो मतलब ये मीडियम कितना रिस्ट्रिक्ट करता है इन दो चार्जेस को आपस में इंटरेक्ट होने के लिए. क्योंकि देखो, अगर ये दो चार्जेस हमने वैक्यूम में रखे तो वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन अगर उन्हीं चार्जेस को हमने अगर पानी में रख दिया या किसी दूसरे मीडियम के अंदर अगर रख दिया तो वो उतना इफेक्टिवली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो दैट मीन्स द मीडियम ऑल्सो इंटरफेयर्स इन द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस. सो देयरफॉर उस मीडियम का जो कैरेक्टरिस्टिक है इंटरफेयर करने का या रिस्ट्रिक्ट करने का, तो उसको बोलते हैं इप्सिलॉन. एक्चुअली ये तो इप्सिलॉन नॉट तो चलो इस वैक्यूम का परमिटिविटी है, लेकिन if the same two charges are just kept in another medium, then the force between them is given by, तो उसको हम Fm बोल देंगे चाहिए तो. So it will be actually 1/4 pi epsilon only into Q1 Q2 upon R square. समझा क्या फर्क हो गया? तो देखो यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट था तो उसके बदले यहाँ पे इप्सिलॉन आ गया, सिर्फ इप्सिलॉन. So this epsilon is going to be greater than epsilon naught here. Here epsilon is called as the permittivity of any medium, whereas epsilon naught is actually the permittivity of vacuum.
and the ratio of this permittivity of medium to the permittivity of vacuum is actually called as the dielectric constant, which is denoted by K. Okay, which gives us an idea about how many times the permittivity of the medium is greater than the permittivity of vacuum actually. So ये बताने वाला एक जो फिक्स नंबर है वो इसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है तो वो हमने ऑलरेडी देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर. So in the same way here, in case of magnetism, we can just talk about the Coulomb's law in magnetism. अभी एक बात यहाँ पे याद रख लो कि these poles doesn't exist as a single. ठीक है, ये बात हमको आगे चल के समझनी है in detail. But still we can just formulate if suppose imaginary pole अगर यहाँ पे हमको मिलता है, एक नॉर्थ पोल सपोज यहाँ पे मिलता है जिसका पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं M1 है. ओके, और दूसरा एक नॉर्थ पोल सपोज हमको मिल रहा है यहाँ पे जिसका पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं M2 है, और उनके बीच में अगर हमने डिस्टेंस R रखा हुआ है तो अगेन इन दिस केस ऑफ मैग्नेटिज्म आल्सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फोर्स magnetic force between these two poles magnetic poles is also directly proportional to the product of their pole strengths, and it is inversely proportional to the square of distance between them. And here the constant of proportionality is simply mu naught upon 4 pi. Okay, mu naught upon 4 pi, this is the constant of proportionality. So therefore F, the force can be written actually to be simply equal to mu naught upon 4 pi into M1 M2 upon R square. Okay, so this is actually going to be the Coulomb's law in magnetism. तो ये एक्चुअली मैग्नेटिज्म के अंदर का Coulomb's law है. Okay, we can just note down it here. Yes. Okay, so here we can just see that the Coulomb's law in magnetism simply tells us that the force between two magnetic poles is always proportional to the product of their pole strengths, that is M1 and M2, and also it is inversely proportional to the square of distance between them, in the same way as here in case of magnetism, electrostatics, remember. But here this concept mu naught jo hai, so mu naught, what is mu naught is called here? It is called as the permeability of the free space. Remember, it is called as the permeability of vacuum. Okay, it is the property of the medium to allow the two poles to interact between them. For example, if suppose we keep these two magnetic poles in the vacuum, then they will just exert some force on each other. But if the same two poles are kept in some another medium like water, then the water will just restrict more to interact between them. तो वाटर जो है, वाटर के अंदर उतना फोर्स एक्ट नहीं हो पाएगा जितना वैक्यूम के अंदर होता है. तो इसीलिए यहाँ पे ये होता है कि permeability of a vacuum is a different thing, but permeability of any medium is going to be different one. तो किसी भी मीडियम का जो permeability है उसको हम म्यू से डिनोट कर देंगे, और वैक्यूम का जो permeability है उसको म्यू नॉट से डिनोट कर देंगे, in the same way as this epsilon and epsilon naught here. But जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि ratio of this epsilon and epsilon naught is denoted by K, and that is called as the force dielectric constant. So in the same way as here, we can just express that mu upon mu naught. The ratio of mu and mu naught is actually called as relative permeability. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? Relative permeability, remember correctly. And along with this relative permeability, we can just express this mu and say that the force of attraction or repulsion between any two magnetic poles whenever they are kept in some medium is actually given by mu upon 4 pi into m1 m2 upon r square. Correct है? तो this is very very similar to the Coulomb's law only. तो जो हमने Coulomb's law में देखा था तो वही हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं. तो it is very much true in this case also, remember. But
one thing is that to be noted again and again that these poles doesn't exist individually. उसका रीजन हम बाद में देखने वाले हैं. Why these two poles doesn't exist individually, but the whatever what exists here is simply the dipole, not single pole. ठीक है, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट होता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये कूलम्स लॉ जो है, तो वो कूलम्स लॉ सब सिर्फ इमेजिनरी हम बात कर सकते हैं, बट द डिडक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कूलम्स लॉ आर अगेन ट्रू, नो डाउट. चलो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म एक्चुअली. Okay, now we can just define the concept of magnetic induction. Okay, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये डिफाइन किया था, तो आपको याद होगा, सपोज देयर इज अ चार्ज एट द सेंटर हियर. ओके, मान लो एक चार्ज हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं. Okay, suppose this is a charge which is kept at the center, and by default it is suppose positive charge. Okay, ये positive charge यहाँ पे रखा हुआ है. तो हम देखते हैं कि इस positive charge की वजह से अलग अलग डायरेक्शंस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है. ठीक है, we can just see that the electric field is directed in the all possible directions from this charge, away from this charge like this. तो हर एक पॉइंट पे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं आराम से. तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन हियर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इन दिस डायरेक्शन. तो इस तरह से इस चार्ज की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है. अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है. और नॉर्मली ये देखा जाता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एट द पॉइंट्स विच आर नियर टू द चार्ज. मतलब अगर हम यहाँ पर सपोज यहाँ पे अगर कंसिडर करेंगे या यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग इन दैट केस. बट इफ यू जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं, तो इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी समवॉट वीक इन दिस वे. So therefore, how will you measure this electric field here? How can we measure the electric field? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली डिफाइन किया जाना जरूरी है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर एक सपोज एक हम पॉजिटिव चार्ज अगर रख देते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज. ओके, सपोज दिस टेस्ट चार्ज इज केप्ट एट दिस पॉइंट हियर, देन दिस टेस्ट चार्ज विल जस्ट एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू द दिस पॉजिटिव चार्ज हियर. तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस विच इज देयर इन बिटवीन दीज टू चार्जेस. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ फोर्स उसके ऊपर काम करेगा. लेट अस से दैट दिस r इज द गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस. तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर r इतना डिस्टेंस है, तो इस चार्ज के ऊपर इसको अगर सपोज हमने q नॉट बोल दिया, q नॉट, और इस सेंटर वाले चार्ज को अगर हमने सपोज q बोल दिया, तो हम ये समझ सकते हैं कि द टोटल फोर्स एक्सर्टेड on this charge q naught due to this charge at the center q here will actually be given by Coulomb's law, which is actually 1/4 pi epsilon naught into q naught upon r square. करेक्ट है, ये फॉर्मूला हमको मिलता है. बट the whatever force acts on this charge q naught divided by q naught itself is actually called as the electric intensity at this point here. Okay, so electric intensity at this point is defined as the force acting per unit charge. Okay, test charge. So the force acting per unit charge kept in the electric field is actually called as the electric intensity at that point in the electric field. So if we just want to find out the expression for this electric field, then we can be able to get that this formula for the force acting on this. तो ये पूरा जो फॉर्मूला है फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, तो वो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा. ठीक है, ये हमने उसको डाल दिया यहाँ पे. और फिर ये जो Q नॉट है, तो Q नॉट विल बी जस्ट kept as it is in the denominator here. Okay, so that we can just find that this Q naught will just get cancelled from both numerator as well as denominator. तो यहाँ से ये Q naught जो है वो अगर हम कैंसिल कर देंगे,
तो उसमें से हमको ये मिल जाएगा E, that is the electric intensity will actually be equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square. Correct है? That means if you want to find out the electric intensity at this point here, ये point पे अगर electric intensity निकालना है तो we'll just need to measure the distance R here. ये distance R measure करना पड़ेगा और जैसे ये R measure किया तो R का वैल्यू यहाँ पे हम डाल के उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल सकते हैं आराम से. We want the same thing to do in case of magnetism also. Okay? अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म के बारे में भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. So let us see how to define the magnetic induction now. So let us consider a pole. एक single pole consider कर लो. Suppose there is a pole which is kept at this point here, North Pole for example, which can be denoted by plus here, and its pole strength is just expressed as M here. Okay, and we can just see that the magnetic field produced due to this pole will actually be directed in all the directions radially outwards like this. तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका तो वो इस तरह से डायरेक्टेड होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड होगा. इट विल बी डायरेक्टेड radially outwards in this way. Okay, but the strength of this magnetic field will actually be called as the magnetic induction. Actually, remember correctly, what is magnetic induction? It is the strength of the magnetic field at any point is called as the magnetic induction. Okay, suppose we want to find the magnetic induction at this point here. So what we have to do is we have to keep a north pole at this point here. यहाँ पे एक नॉर्थ पोल जिसको हम टेस्ट नॉर्थ पोल बोलेंगे, उसको m नॉट से डिनोट कर देंगे, और वो सपोज r इतने डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा इस सेंट्रल पोल की वजह से, तो वो फोर्स हम मेजर करेंगे, एंड दैट फोर्स पर यूनिट will actually be defined as the magnetic induction here. So in this case the magnetic induction is denoted by B, and it is defined to be the force acting on the pole of unit strength which is kept in the magnetic field, which is actually called as the magnetic induction. And what does this magnetic induction gives us an idea about? It gives us an idea about the strength of magnetic field at any point. कोई भी magnetic field किसी भी place पे कितना strong या कितना weak है ये हमको पता चलता है तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन के वैल्यू के द्वारा. अगर मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू ज्यादा है उसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू कम है तो उसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है. इस तरह से हम ये इसको इमेजिन कर सकते हैं. एंड रही बात एक्सप्रेशन की, तो फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स वी ऑलरेडी सीन बाय द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म टू बी गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. बट यहाँ पे m1 मतलब कौन है, ये m है बराबर, और m2 मतलब कौन है यहाँ पे, ये m नॉट है. तो इसलिए यहाँ पे m1 m2 के बदले अगर हमने डाल दिया m इंटू m नॉट, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो ये फोर्स हमको डालना होगा इस पॉइंट पे न्यूमरेटर के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन हमको मिल जाएगा आराम से. B विल एक्चुअली बी इक्वल टू फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ. तो फोर्स के बदले तो यहाँ पे आने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m नॉट अपॉन r स्क्वायर, नो डाउट, and that is to be divided by m naught here actually, so that this m naught will just get cancelled, and what we are left with is simply B is equal to mu naught upon 4 pi into m upon r square. Okay, so this is actually going to be the formula for magnetic induction, which is for the single pole. एक सिंगल पोल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक इंडक्शन है तो वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आराम से. ठीक है, ये बात याद रखो अच्छी तरह से. बट remember that the unit of magnetic induction is actually Tesla. Okay, Tesla is the unit of magnetic induction, and also this and also the Gauss is also the unit of this magnetic induction. ये जो Tesla जो है वो SI unit है actually, or you can say MKS unit है, but at the same time there is another unit in use, that is CGS unit actually, which is the Gauss. Okay, remember Gauss is the CGS unit of magnetic induction. Okay, Gauss. Both of these are the units are named after the scientists
name of the scientist. So okay, and also that we can just have the conversion factor between them. So 1 Tesla is actually 10 raised to 4 times of Gauss. Okay, or we can just say that 1 Gauss is actually 10 raised to minus 4 times of Tesla. Okay, this is the relationship between this Tesla and Gauss here. This is also to be remembered. Okay, ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो दिया जाएगा वो टेस्ला में दिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टेस्ला में नहीं दिया है, इफ इट इज गिवन इन गॉस, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द टेस्ला सो एज टू प्लग इट इनटू द फार्मूला। कोई भी फार्मूला के अंदर उसको डालने के लिए हमको उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ला इज गोइंग टू बी द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, रिमेंबर। Okay, so this is all about the magnetic induction. And again, we can remember here that this magnetic induction is also the vector quantity. It has a direction also, and its direction is going to be the same as the direction of this force actually. Hence, we can just say that if there is a north pole, suppose यहाँ पे अगर एक north pole है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड outward direction में रहेगा, it will be directed radially outwards in this way. Okay, but if suppose there is a south pole on the other hand, suppose यहाँ पे एक south pole है यहाँ पे, तो उस south pole का जो magnetic field है तो वो हम कैसे denote करेंगे? तो we can just denote it towards the radially inwards like this. So because south pole is similar to negative charge, therefore the magnetic field due to south pole will just be directed radially inwards in this way here. Okay, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा। तो याद रखो ये बात ठीक से, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, बट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल. So this is the basic concept of magnetic induction we have to understand here. Now we can just see the concept of magnetic flux also. Yes, what is magnetic flux? As we have already seen in case of the electric field. तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने ऑलरेडी देखा है कि देखो इलेक्ट्रिक, सपोज देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका इंटेंसिटी E है सपोज, ठीक है। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई भी एक एरिया अगर रख देते हैं, इफ यू जस्ट होल्ड अ एरिया परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक एरिया ऐसा रख देते हैं, तो वी कैन जस्ट सी दैट सम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी पासिंग थ्रू दिस एरिया. So number of electric lines of force passing normally through this area is actually called as the flux. Okay, इसको ही हम flux बोलते हैं. What is flux? It is the electric lines of force, number of electric lines of force which are passing normally through this given area is actually called as flux, and it is actually denoted by phi. ठीक है, तो phi से उसको डिनोट किया जाता है, याद रखो इसको ठीक से. एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो तो ऐसे वोल्ट मीटर बनता है, नो डाउट, बट वी कैन जस्ट सी दैट द फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच आर पासिंग थ्रू गिवन एरिया. ओके, एंड ये मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये मेजर करने के लिए यहाँ पे देखा जाता है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया कैन बी प्रूव्ड टू बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ओके, ये होता है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. उसका भी एक रीजन है, तो वो भी हम 1-2 मिनट में प्रूव कर सकते हैं. ये देखो कैसे, अगर सपोज देयर इज अ चार्ज एंड सपोज देयर इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r अराउंड दिस चार्ज हियर. ओके, इस r रेडियस का एक स्फीयर अगर है, तो इस चार्ज में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, तो उनका नंबर कितना होता है हमको पता है, 1/ε0. इतने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं. दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द फ्लक्स. ओके, ये एक चार्ज की वजह से हो गया. इफ देयर इज अ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू कूलम चार्ज जो होता है, उसकी वजह से कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं,
तो वी हैव सीन दैट इट इज q by epsilon naught. इतने चार्ज लाइंस निकलते हैं, and that will be actually called as the flux, total flux from this charge. Okay, but if we just find out the flux density, what do you mean by this flux density? Flux passing through unit area is actually called as the flux density, and if you just try to find it out, then it is q upon epsilon naught, which is to be divided by the area of the sphere, which is actually 4 pi r square here. तो इसलिए यहाँ पे ये बन जाता है q upon 4 pi epsilon naught into r square, correct है? And this is actually nothing but the electric intensity actually. So therefore we can just say that the flux per unit area is actually called as electric intensity here. So therefore the flux is actually defined as the product of electric intensity and the area through which it passes actually. So this is the definition of flux. Okay, so in the same way here in case of magnetism, okay, in case of magnetism we can just consider the magnetic field. Okay, suppose there is a magnetic field which is directed from left to right like this. Suppose these are the lines of force, of magnetic lines of force actually. Okay, these are the magnetic lines of force. Yes, now if suppose there is a small area held in between these lines, तो अगर यहाँ पे एक एरिया हमने अगर यहाँ से रख दिया इस तरह से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडक्शन है वो अगर हम मान लेते हैं बी है सपोज, ठीक है, बी, तो और अगर सपोज इस एरिया का जो वैल्यू है वो सपोज हम मान लेते हैं, एरिया को ds मान लेते हैं, सपोज इट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज ds, then we can just say that the magnetic flux passing through this area will actually be given by b into ds, remember, so we can call it as d phi here. So that is the small amount of flux passing through this area will actually be called as the flux, and that is called as the b into that is obtained by the product of b and ds here. That means we have to multiply the magnetic induction and the area so as to get the total amount of flux, magnetic flux passing through this area here. बट अभी यहाँ पे जो एरिया है वो अगर परपेंडिकुलर है इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो इट्स ओके, वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट इन दिस वे ओनली, नो डाउट. लेकिन अगर ये एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि अगर उसके बजाय अगर इस तरह से वो कुछ एंगल करता है, देखो इस तरह से ये एरिया अगर सपोज इस तरह से कुछ ना कुछ एंगल किया हुआ है, ठीक है, इस मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट द फ्लक्स इन दिस केस? तो उसके लिए हमको क्या करना है, याद रखो ठीक से, we'll have to draw a normal, ठीक है, नॉर्मल टू दिस एरिया, इस एरिया का नॉर्मल हमको ड्रॉ करना होता है इस तरह से. दिस इज द नॉर्मल टू द एरिया which will be of the same magnitude as that of the area and will be directed at right angles to this area. और इस नॉर्मल को हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोल सकते हैं उसको, एरिया वेक्टर, जिसको हम ds बार से हम डिनोट करेंगे, याद रखो ठीक से, ds बार. अभी ds तो एरिया है, लेकिन उसका जो वेक्टर नॉर्मल है that is going to be perpendicular to that area and that will be actually called as ds bar, and the angle between this ds bar and b bar will actually be called as theta here. ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसके और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल अगर थीटा बोल देते हैं, तो इस ds में काम करेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन में काम करेगा, और वो एक्चुअली रहेगा ds cos theta actually, remember, if ds cos theta here, and this ds cos theta has to be multiplied with this magnetic induction so as to get the area actually flux in this case. So flux actually will be expressed as b into not simply ds but ds cos theta actually. Okay, so b into ds cos theta, this will actually be the flux, magnetic flux passing through this area here. So therefore we can just get that this flux to be simply equal to b into ds into cos theta. And if we just remember the definition of dot product, अगर एक वेक्टर इस तरफ है, just wait a minute,
Hello. Okay, sorry for the interruption. Yes. Okay, so basically this is actually the concept of flux here. So magnetic flux can be written to be the dot product of magnetic induction vector and the area vector actually. तो इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है याद रखो ठीक से। और इससे इसको यूज करके हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी सेपरेट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली कैन बी डिफाइंड टू बी द फ्लक्स पर यूनिट एरिया एक्चुअली। फ्लक्स अपॉन एरिया इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये एक अलग डेफिनेशन हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन का। और जैसा कि हम अभी अभी देखा कि मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है वो टेस्ला है, तो वैसे फ्लक्स का जो यूनिट है वो है वेबर, याद रखो ठीक से, वेबर। और उसको हम WB से एक्सप्रेस करते हैं। और इसी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन का और एक यूनिट हमको मिल जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बिकॉज ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट तो वेबर है, बट एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर बिकम्स अ न्यू यूनिट ऑफ magnetic induction here according to this definition of magnetic induction. Okay, so chalo theek hai, so that's all from my side in today's lecture. So remaining part of this chapter we'll see in the next lecture on Monday. Okay, so thank you all of you. Bye bye.